नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, जो बीकॉम सेकेंड ईयर के EFM में आता है। अब अपन मनी की बात करते हैं तो मनी का इंसेप्शन कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें भी सिमिलरली आती हैं। मनी कंसेप्ट आने से पहले अपने यहाँ पे बार्टर सिस्टम था और बार्टर सिस्टम के कई सारे ड्रॉबैक्स थे। जैसे उसमें एक तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है वो नहीं हो पाता था। एक फर्दर आपको फ्यूचर के लिए कोई चीज़ है वो संचय करनी है तो वो आप नहीं कर पाते थे। मनी वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का है, लैटिन भाषा का ये शब्द है। जूनो मोनेटो नाम से रोम की एक देवी थी, तो मोनेटा नाम से उनके सिक्के वो जारी करे गए थे। मोनेटा से ही मनी वर्ड है वो आया है। ठीक है, अब इसके बाद में फर्दर मनी होता क्या है। जैसे अपन बात करते हैं तो सिंपल डेफिनेशन एक आती है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट। यानी मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम है जिसे राज्य द्वारा घोषित होना चाहिए। अब दो चीजें इसमें आती हैं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो एक इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कोई भी चीज़ आपको लेनी है उसके एवज में आप मनी या मुद्रा के रूप में भुगतान कर सकते हैं। दूसरा इसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आती है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आ गई। सेकंड जो लीगलिटी वाली बात आती है, जैसे स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया, इट मीन्स अब ये लीगली आपकी मनी या मुद्रा है वो डिक्लेयर हो चुकी है। फिर फर्दर अपन देखना चाहिए, बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, मनी इज एनीथिंग दैट पासेज फ्रीली फ्रॉम हैंड टू हैंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इज जनरली रिसीव्ड इन फाइनल डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट। इसमें दो तीन चीजें आती है। एक तो कोई भी चीज है, एनीथिंग पासेज फ्रीली फ्रॉम हैंड टू हैंड, यानी जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज नहीं करे जाते हैं। आपको किसी और को पेमेंट करना है, आप मनी उसमें दे सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो अपनी पहले वाली डेफिनेशन में भी आया था, ठीक है। और एक फाइनल डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट, यानी किसी भी टाइप का कोई लोन ड्यू चल रहा है तो उसके डिस्चार्ज के रूप में आप मनी है वो पे कर सकते हैं। सिमिलरली आप हिंदी में भी देख पा रहे होंगे, मुद्रा कोई भी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण की जाती है। बात वही है, इसी में वही दो तीन चीजें हैं, विनिमय का माध्यम, कोई वस्तु, स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होना और ऋणों के अंतिम भुगतान में ग्रहण करना या स्वीकार करना। फिर एक डेफिनेशन आपको बोर्ड पे और दिख रही होगी, मनी इज वन थिंग दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी ये सामान्य स्वीकृति से संबंधित है। कोई भी चीज है आपके स्टेट ने भी डिक्लेयर कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, बट जनरल पब्लिक उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसे अपन प्रॉपर मनी में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, यानी जनरल पब्लिक है वो उसे इजीली एक्सेप्ट करे तो वो मनी या मुद्रा बनती है। अब फर्दर डेफिनेशन के बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या होती है, जिसमें नंबर 1 आता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सामान्य स्वीकृति। ये मोस्ट रिक्वायर्ड होता है। मनी उसी को माना जा सकता है जिसे जनरल पब्लिक इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, यानी उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण होता है। सेकंड, यूजफुल इन ट्रांजैक्शन, लेन देन में उपयोगी। कोई भी चीज है, जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, गुड्स के एवज में गुड्स और सर्विस के एवज में सर्विस दी जाती थी, लेकिन उस टाइम पे आपके पास में दूसरा कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। आज आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, मान लीजिए आप मार्केट में कुछ भी सब्जी परचेज करने जाते हैं तो जनरली अपन प्राइस पूछते हैं 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। अब ये यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन की कैपेसिटी आ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ है वो आपको 20 रुपए केजी मिल रही है, इसका मतलब आप 20 रुपए देंगे, उसके एवज में वो सब्जी है 1 किलो परचेज कर लेंगे, यानी ट्रांजैक्शन में यूज आनी चाहिए। फिर थर्ड आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन। कोई भी चीज़ है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसका मेजरमेंट आज की डेट में अपन कौन सी इकाई में करते हैं या कौन सी यूनिट में करते हैं, मुद्रा में या मनी में। जैसे आपको शुगर परचेज करना है, 1 kg इज इक्वल टू ₹40। अब ये 40 रुपए क्या हो गया आपका, एक टाइप से उस 1 किलो शुगर की वैल्यू मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट, राज्य द्वारा घोषित। ये इसलिए होता है कि आप उसे लीगली डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आने के चांसेस नहीं होते। तो ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आती है।
फिर उसके बाद में अपन फर्दर स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी या मुद्रा के कार्य, यानी मनी है वो कौन कौन से कामों में यूज में आती है, जिसमें नंबर 1 आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कुछ भी परचेज करना है उसके एवज में आप मनी दे देते हैं, पेमेंट हो गया, आपको वो गुड्स या सर्विस है वो मिल जाती है। ठीक। सेकंड आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य मापक, यानी किसी भी चीज की वैल्यू आपको मेजर करनी है तो वो मनी में करी जाती है। जैसे अभी एक एग्जांपल अपन ने शुगर का लिया था, मान लीजिए पोटैटो है वो ₹20 पर केजी है तो 20 रुपीज है, वो उसकी वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही आप कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, मान लीजिए उसकी प्राइस है वो 50 लाख रुपीज है, तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी 50 लाख रुपीज। फिर थर्ड आता है स्टोर फॉर वैल्यू, मूल्य संचयन का साधन। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आपके पास में कोई भी एसेट है, आप उसे फ्यूचर के लिए रख रहे हैं। मान लीजिए ये एक बोर्ड है, ये एक एसेट होगी, आज आप इसे रख रहे हैं, 5 साल में 7 साल में ये खराब हो जाता है, 10 साल में ये खराब हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती जाती है। लेकिन करेंसी मुद्रा या मनी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट है, वो उसकी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग होती है, पड़े पड़े अपने आप में इसकी वैल्यू है वो कम नहीं होती है। मान लीजिए आज आपके पास ₹10 लाख हैं तो उसकी वैल्यू 10 लाख तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है उसकी सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतानों का आधार। अब आपको किसी भी चीज का कोई पेमेंट है वो रुका हुआ है उसका करना है। अब पेमेंट आज की डेट में आप कौन से मीडियम से करते हैं या उसके लिए आपके पास यूनिट क्या होती है, मनी। मान लीजिए आपने किसी बैंक से 10 लाख रुपीज का हाउसिंग लोन लिया हुआ है, अब आप उसे पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट, तो ये डेफर्ड पेमेंट आपके लिए था जिसका आपने मनी में 10 लाख रुपीज अपने आप में ही मनी होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य हस्तांतरण। अब ये पहले ही वो आपस से अपन बिल्डिंग का एग्जांपल ले सकते हैं या दूसरी प्रॉपर्टी का या किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का अपन एग्जांपल ले सकते हैं। अब उसका मान लीजिए आपके पास वो फिजिकल फॉर्म में है, आपने उसे सेल कर दिया और उसके एवज में आपको क्या मिलता है, मनी या रुपए जो भारतीय मुद्रा है। तो आप वैल्यू ट्रांसफर करने का सिस्टम है या ये क्वालिटी है वो भी मनी में होती है। नेक्स्ट आता है प्राइस मैकेनिज्म, मूल्य यंत्र। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइस मैकेनिज्म नहीं होगा तो उसके डेवलपमेंट में कई सारे बैरियर बन जाते हैं। आज आपकी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होगी तो बिजनेसमैन के लिए एक टाइप से मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि वो उसे और ज़्यादा सेल करेगा कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो प्राइस मैकेनिज्म होना किसी भी इकोनॉमी के लिए कंपलसरी होता है और प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम है वो मनी के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का वितरण। जनरली अपन नेशनल इनकम या जीडीपी किसे बोलते हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर इन ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम और जीडीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। यानी किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य है वो उस देश की राष्ट्रीय आय मानी जाती है। अब उस नेशनल इनकम को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि लैंड के एवज में आप उसका रेंट पे कर देते हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको वेजेस पे करा जाता है। जो बिजनेसमैन है उसके लिए आपका प्रॉफिट होता है। फिर आपने कोई कैपिटल फंड जनरेट करें तो उसके एवज में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है उसका मीडियम क्या बन पाता है, मनी बनता है। जैसे एक लेबर को आप एनुअली 1,20,000 रुपीज पे करते हैं, 1,20,000 रुपए यानी अपने आप में मनी हो गया। तो जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मनी के थ्रू ही किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट, साख का आधार। साख का यहाँ पे जो अपना मीनिंग आता है वो उधार से आता है। उधार लेने और देने दोनों की जो कैपेसिटी होती है उसे अपन फाइनेंस में या फिर आपके बैंकिंग सेक्टर में साख बोलते हैं या क्रेडिट बोला जा सकता है। अब किसी को कितना उधार देना है, जैसे आपको बैंक से उधार लेना है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब ये 10 लाख रुपए क्या है, मनी हो गया या मुद्रा हो गया, आपकी करेंसी है, वो आपका एक टाइप से मीडियम बन पाता है। तो साख है वो डिपेंड करती है मनी के ऊपर। फिर फर्दर साख में जो अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया,
आपका बैंक ड्राफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करी जाती हैं, बट ये फर्दर डेवलप हुई है मनी कंसेप्ट आने के बाद में। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंध। हीनार्थ प्रबंध या डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है? जनरली जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है वो अपना एक बजट बनाती है, और जो बजटरी डेफिसिट होता है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट है वो जो मेजर यूज करती है उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंध कहते हैं। इंडिया में जनरली ट्रेंड क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट का जितना बजटरी डेफिसिट या बजटीय घाटा होता है वो आरबीआई से नए करेंसी नोट है वो प्रिंट करवाते हैं उतनी ही अमाउंट की। अब ये करेंसी नोट या मुद्रा या मनी हो गया अपने आप में, यानी करेंसी नई छाप रहे हैं तो नई मुद्रा आप वहाँ पे निकाल रहे हो, और वही मुद्रा है वो आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंध में आपकी मदद करती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करा जा सकता है? मान लीजिए आपके पास में कोई बेकार पड़ी हुई एसेट है जो आपके प्रेजेंटली यूज में नहीं आ रही है, तो ज़्यादा बेटर है आप उसे मार्केट में सेल आउट कर देंगे। सेल आउट करेंगे तो उसके एवज में आपको मनी या अमाउंट है वो मिलती है, उस अमाउंट को आप फर्दर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। यानी जो आपकी बेकार पड़ी हुई एसेट थी जिसे आपने सेल आउट करा, फिर फर्दर उसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा दिया, इनडायरेक्टली जो कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाते हैं। नेक्स्ट है पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका रिलेवेंस इसके प्रीवियस पॉइंट के साथ में आ रहा है। जैसे अगेन मैं वापस पुराने वाला एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि आपके पास बेकार एसेट थी, आपने उसे सेल आउट करा, फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा दिया। अब इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है? मान लीजिए कोई भी एसेट आपके पास 20 लाख रुपए की थी, आपने उसे सेल आउट कर दिया जो आपके काम में नहीं आ रही थी। अब वो 20 लाख रुपए आपने किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करा, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपने स्टार्ट करी, प्रोडक्शन होगा तो आप रॉ मटेरियल भी परचेज करेंगे, लेबर आपको हायर करनी पड़ेगी, मशीन भी आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब जिससे मशीन खरीदेंगे उसका बिजनेस भी हो रहा है, जिससे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसका बिजनेस भी हो रहा है, लेबर आपने हायर करी, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। यानी ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पेस को इंश्योर करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर प्राइस लेवल, मूल्य स्तर पर नियंत्रण। प्राइस लेवल पे कंट्रोल है वो एक तो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं, तो उसको अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के थ्रू इसे अप्लाई करा जाता है, और बैंकिंग सेक्टर में भी इंपॉर्टेंट रोल आता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो प्राइस कंट्रोल है, वो आपकी मनी इन सर्कुलेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके, जो मुद्रा की मात्रा चलन में है उसे कम या बढ़ा करके किया जाता है। अगर आपको प्राइस लेवल रिड्यूस करने हैं तो मनी इन सर्कुलेशन को भी रिड्यूस करना पड़ता है, और प्राइस लेवल आपको इंक्रीज करने हैं तो मनी इन सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। और ये सारा होता है बात वही मनी इन सर्कुलेशन, यानी मुद्रा की चलन कितनी मात्रा है दुनिया के अंदर या कंट्री के अंदर, तो मुद्रा अगेन अपने आप में मनी की बात आ रही है। तो प्राइस कंट्रोल करना है उसको भी आपके मनी के थ्रू ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये इसका लास्ट पॉइंट भी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से होता है। एक तो आपका मनी वो मीडियम होता है जिससे आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगाया जाता है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वहाँ पे लेबर की एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर और एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। फिर फर्दर आपका उनकी इनकम इंक्रीज होती है, सिमिलरली मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, अगेन वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होता है। तो इस वीडियो में अपन ने 3 चीज़ें देखी है, एक तो डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ मनी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, और थर्ड अपन ने देखा है फंक्शंस ऑफ मनी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।